स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और इस सेशन में बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे कि आप सारी के सारी वोकैब्स को अपने माइंड में फिट कर पाएं। और उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे पीछे के जो लेक्चर्स हैं, सेशंस है वोकैबुलरी सीरीज के एंड इंग्लिश स्पेशल सीरीज के, वो भी आपने देख लिए होंगे। और इंग्लिश स्पेशल सीरीज में वीडियोस डलना बंद हो चुकी हैं, वो बंद नहीं हुई हैं, वो थोड़े से ड्यू टू टेक्निकल इशू और ड्यू टू टाइम, ठीक है, टाइम और टेक्निकल इशू की वजह से मैं उधर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, सेशंस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वोकैबुलरी सीरीज में मैं सेशंस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी नहीं छूटनी चाहिए। बेसिक जो हम बेसिकली जो हमारी वोकैबुलरीज होती है ना, वो हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की कर रहे हैं। और हमें वोकैबुलरी दे रोज पढ़नी है, चाहे बेशक हम रूल्स को और कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरीज को डिले नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमारे इंग्लिश में, वोकैबुलरी वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पे नए हैं तो लाइक एंड शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और इसका लाभ उठा पाएं। और आपको पता ही है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक करते हैं तो सारी के सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फोन पे तुरंत आ जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस और वगैरह वगैरह, यानी विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। आज की वोकैबुलरी का जो पहला वर्ड है वो है हमारा डिस्पेंसेशन। ठीक है, जो पहला वर्ड है डिस्पेंसेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पेंसेशन? डिस्पेंसेशन की हिंदी मीनिंग को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन हिंदी? ठीक है, हिंदी में क्या इसका मतलब होता है, तो देखते हैं इसका हिंदी में क्या मीनिंग निकलता है। तो इसका हिंदी में निकलता है छूट। ठीक है, छूट, छूट निकलता है। छूट नहीं तो इसका एक और मतलब निकलता है प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षा के अलावा इसका एक और वर्ड मतलब निकलता है जिसे कहते हैं अपवाद। ठीक है, और अपवाद के अलावा इसका में निकलता है व्यवस्था। ठीक है, क्या निकलता है? व्यवस्था। सो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड, यानी ये सारे के सारे इसी वर्ड के मीनिंग्स हैं। अब आप कहोगे इतने एक वर्ड के इतने सारे मीनिंग क्यों क्यों ऐसे हो सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग निकले, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकलता है। उसके यूजेस के हिसाब से वहां पर उसे डिफाइन किया जाता है कि यहाँ पर इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके हिंदी मीनिंग को हमने जान लिया। अब इसके इंग्लिश मीनिंग को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे आगे का जो सफर है और अच्छा हो जाए। तो देखिए इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका, मैंने आपके सामने लिख दिया है। एक्सेप्शंस फॉर, वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। सिनोनिम्स अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सेप्शंस फॉर अ रूल और यूजुअल्स रिक्वायरमेंट्स। यानी एक्सेप्शन यानी होता है छूट। एक्सेप्शन का मतलब होता है छूट फ्रॉम अ रूल, रूल से छूट मिल जाना, रूल से छूट मिलना, या फिर यूजुअल रिक्वायरमेंट से आपको छूट मिल जाना। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने यहाँ पे छूट से वर्ड इंग्लिश में मीनिंग बनाया हुआ है, लेकिन इसका मतलब प्रतिरक्षा और अपवाद और व्यवस्था भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके सिनोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं, और ये रहे आपके सामने सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? तो देखिए, एक्सेप्शंस, इम्यूनिटी, एक्सेप्शंस एंड फ्रीडम। एग्जम्पशन यानी छूट, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, एक्सेप्शन यानी अपवाद, एंड फ्रीडम यानी आजादी। और इसमें आप एक और वर्ड जोड़ सकते हैं आप चाहें तो, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंज मेंट आप इसमें जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब होता है व्यवस्था। ठीक है, जिसका मतलब होता है व्यवस्था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर होगी, इसके सिनोनिम्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, और एंटोनिम्स आपके सामने ये रहे। ठीक है, एंटोनिम्स आपके सामने ये रहे। तो देखते हैं क्या कहता है एंटोनिम्स। डैनियल, डिसअप्रूव, रिपल्शन एंड फॉरबिड्स। तो दीज आर द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। यानी ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये डिस्पेंसेशन का जो मतलब है उसका उल्टा मीनिंग देते हैं, यानी छूट ना देना, प्रतिरक्षा ना करना, अपवाद ना होना,
ठीक है, व्यवस्था का हो जाएगा अस्त व्यस्त, यानी व्यवस्था सही से कायम ना हो पाना। ठीक है, तो यही इसके मतलब होते हैं, यानी मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स देख लिए, मीनिंग देख लिए, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है हमारा। तो एग्जाम्पल है हमारे सामने, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। द पोप ग्रांटेड, इस बात को ध्यान रखना, द पोप ग्रांटेड हिम डिस्पेंसेशन। ठीक है, पोप ग्रांटेड हिम अ डिस्पेंसेशन टू मैरी। देखो पोप, ठीक है, मैरी, तो पोप का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। पोप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोप। पोप का मतलब होता है, पोप हिंदी में से पोप ही कहते हैं। अब ये पोप क्या होते हैं, पोप होते हैं पादरियों के प्रमुख। ठीक है, पादरियों के पादरियों के प्रमुख। ठीक है, पादरियों के प्रमुख को हम कहते हैं, पादरियों के प्रमुख को हम कहते हैं पोप। ठीक है, क्या कहते हैं, पोप। तो जो पादरी के प्रमुख होते हैं वो पोप होते हैं, और पादरी कौन होते हैं, पादरी चर्च के प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये ईसाइयों में कहा जाता है। ठीक है, तो पोप ने ग्रांटेड परमिशन को ग्रांटेड किया फॉर मैरी। ठीक है, यानी उसे मैरी में यानी शादी करने की छूट प्रदान की गई। ठीक है, शादी करने की छूट प्रदान की गई। ठीक है, चलिए, तो इस वोकेबलरी में आपको मजा आया होगा। सेकंड वोकेबलरी पे चलते हैं। सेकंड वोकेबलरी क्या कहती है, देखते हैं। तो सेकंड वोकेबलरी आपके सामने ये रही, एलैक्रिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्सुकता। क्या होता है, उत्सुकता, या फिर आप कह सकते हैं इसका मतलब तत्परता। ठीक है, तत्परता। ठीक है, तत्पर यानी उत्सुकता, तत्पर होना, यानी रेडी रहना हर एक चीज के लिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको कोई भी काम बताते हैं, आप कहते हैं जी बिल्कुल मैं कर दूंगा, आप तत्पर रहते हैं उस काम को करने के लिए। जैसे ही कोई बाहर वाला आपसे कोई काम कहे, आप कहते हो भाई खुद कर ले। ठीक है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, अपनी मदद खुद कर ले, है ना। तो जब कहते हो, जब घर वाले कहते हैं तो नहीं कहते हो ऐसा, क्यों, रीजन है, रीजन है वो आपके मदर फादर हैं। ठीक है, आपके लिए भगवान है। ठीक है, इसलिए आप उनके काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग की। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश मीनिंग ये रहा। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग को थोड़ा सा समझेंगे। ब्रिस्क एंड चीरफुल रेडीनेस। ठीक है, ब्रिस्क एंड चीरफुल रेडीनेस। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ ब्रिस्क। ठीक है, पहले तो इसको समझेंगे, पहले ब्रिस्क को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस ब्रिस्क को समझते हैं। देखो ब्रिस्क को मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ब्रिस्क को यहाँ समझते हैं। ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक और using quick or using a lot of एनर्जी। ठीक है, क्विक और यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत सारी एनर्जी को क्विक करना, यूज करना। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब निकलता है फुर्तीला। ठीक है, फुर्तीला इसका हिंदी मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो यानी लॉट ऑफ एनर्जी के साथ, खुशी के साथ किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहना, दिस इज द मीनिंग ऑफ एलैक्रिटी। ठीक है, चलिए, तो हमने इसके इंग्लिश हिंदी दोनों को मीनिंग को देख लिया। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, और सिनोनिम्स आपके सामने ये रहे। ठीक है, सिनोनिम्स आपके सामने ये रहे, ईगरनेस, ईगरनेस, विलिंगनेस एंड रेडीनेस। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी दिस इज द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, यानी इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं ईगरनेस, विलिंगनेस, रेडीनेस। इनका मतलब होता है उत्सुकता, तत्परता। ठीक है, यानी रेडी रहना, हमेशा हमेशा किसी न किसी काम को करने के लिए उत्सुक रहना। ठीक है, अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो क्या हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स, आपको सामने ये रहे। ठीक है, आपके सामने ये रहे। What is the antonym? Apathy, indifference, dumps, and disinterest. So these are the antonyms of this word. ठीक है, तो synonyms antonyms का काम आपको सिर्फ इतना रहता है कि आपको ये इसे देख लेना है, इनका मीनिंग और हिंदी मीनिंग तो वही सेम रहता है synonyms का। लेकिन antonyms का alacrity का मतलब होगा अनुत्सुकता, अनतत्परता, यानी apathy, एकदम नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। डम्स यानी गूंगा रहना, बोलना नहीं, मतलब आलसी बने रहना। डिसइंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ना होना। इनडिफरेंस यानी एकदम अलग होना, यानी उत्सुकता नहीं होना, तत्परता नहीं होना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल
क्या होगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद एलैक्रिटी, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा है शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद एलैक्रिटी, यानी उसने आपने जो इसको इनविटेशन दिया होगा वो उसने एक्सेप्ट करा, एक्सेप्टेड कर लिया विद एलैक्रिटी, यानी उत्सुकता के साथ, तत्परता के साथ, ठीक है। यानी उत्सुक हुई और कि पार्टी में जाने को मिलेगा, बड़ा ही मजा आ जाएगा, फ्री की दावत, ठीक है। वही होता है फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, यानी फ्री की दावत खा मेरे नंदन, ठीक है। यानी मजा आ गया। अब हम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और चलते हैं उत्सुकता के साथ खाने, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये भी वर्ड आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी कॉर्पस। कॉर्पस का क्या मतलब होता है? देखिए, कॉर्पस का अगर मैं बात करूं, इसके दो तरीके से मीनिंग निकलते हैं, इसके भी दो मीनिंग होते हैं। अब इसके दो मीनिंग कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लिखित ग्रंथ। लिखित, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, मैं सही कर देता हूं, ठीक है। लिखित ग्रंथों का समूह, यानी जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके संग्रह को, उसके समूह को ही हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कहते हैं। नहीं तो इसका एक और मीनिंग निकलता है जो होता है मृत शरीरों का समूह। मृत शरीरों का समूह, ठीक है। मृत शरीरों का समूह, ठीक है। क्या होता है? समूह। तो समूह में इस तरीके की मात्रा आप लगा लेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखित ग्रंथों का समूह या फिर मृत शरीरों का समूह, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, सॉरी दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, हिंदी मीनिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग की। इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है? इंग्लिश मीनिंग को देखेंगे तो इंग्लिश मीनिंग मैंने लिखा है द ह्यूमन और एनिमल बॉडी स्पेशली व्हेन डेड, अ कलेक्शन और रिटन टेक्स्ट, ठीक है। यानी जब एनिमल्स, ह्यूमन की या फिर एनिमल की बॉडी स्पेशली जब मर जाती है, वो उसके समूह को, उसके कलेक्शन को या फिर किसी भी रिटन टेक्स्ट के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको देखते हैं। अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? तो सिनोनिम्स आपके सामने लिखे हुए हैं कलेक्शन का, कंप्लीट, ठीक है, कंपाइलेशन, बॉडी, ठीक है। तो दीज आर द सिनोनिम्स विद दिस वर्ड, यानी कलेक्शन यानी समूह, समूह से इसका मतलब निकलता है। कंपाइलेशन यानी लिखित ग्रंथों को संग्रह करना, किसी भी चीज को संग्रह करना कंपाइलेशन कहलाता है। बॉडी यानी शरीर, ठीक है। चलिए, चलिए अब इसके एंटोनिम्स और देख लेते हैं। एंटोनिम्स देखते ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं देखते हैं। पार्ट, डिक्रीज, डिसम्बली, डिसअसेंबली, ठीक है। यानी पार्ट यानी विभाजित कर देना, समूह में नहीं होगा। डिक्रीज यानी कम कर देना, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिसेंबली यानी जो असेंबल करना होता है, एक जगह इकट्ठा उसको करना। लेकिन डिसेंबल यानी किसी चीज को पार्ट में विभाजित कर देना, समूह से अलग कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके मीनिंग, सिनोनिम्स, ठीक है, और एंटोनिम्स सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ठीक है। आपका एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। तो क्या लिखा है मैंने इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आई डेंट सी कॉर्पस, आई डेंट सी कॉर्पस, ठीक है, लाइक दिस इन माई लाइफ। यानी मैंने इतने सारे मृत शरीरों को नहीं देखा अपने लाइफ में, अपने जीवन में नहीं देखा, ठीक है। अपने जीवन में नहीं देखा, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। चलिए, तीसरे वर्ड को भी हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं हमने फोर्थ वर्ड को, और फोर्थ हमारा वर्ड है डिसएंचेंटमेंट। क्या बोलेंगे? डिसएंचेंटमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी डिसएंचेंटमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महाभंग, ठीक है। क्या होता है? महाभंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाभंग? ठीक है, महाभंग का मतलब होता है किसी चीज को जरूरत से ज्यादा छेड़ देना, यानी भंग कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। चलो, इसको एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं, तो क्या पता और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, मैंने इंग्लिश में बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, तो देखेंगे। अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट,
किसी अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन और समथिंग यू आर प्रीवियसली रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड। यानी जब आप पहले किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, आज आपने उसके फीलिंग को डिसअपॉइंट कर दिया, यानी आपने उसको महाभंग कर दिया। ठीक है, जैसे यज्ञ होता है, भंग कर देते हो, क्या डाल के? अर्चने डाल के। ऐसे ही जिसकी आप पहले रिस्पेक्ट करते थे, पहले एडमायरेशन करते थे, प्रशंसा करते थे, आज आपने उसके फीलिंग के साथ खेल गए, यानी उसके फीलिंग को डिसअपॉइंट कर दिया। आपने उसके फीलिंग को, आपके प्रति उसकी जो फीलिंग, यानी आपकी जो उसके प्रति फीलिंग थी वो आज अलग देखने को मिली। ठीक है, जिसे उससे बुरा लगा, वो अपने मन को, उसके मन को अच्छा नहीं लगा, मतलब आपने उसके मन को, यानी उसको महाभंग कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी डिसएंचेंटमेंट का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए अब इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, देखिए मैंने लिखे हुए हैं सिनोनिम्स क्या है। डिसोलिट, ठीक है, डिसइल्यूशमेंट, लॉसमेंट, ठीक है, डिसइल्यूशन, डिसइल्यूशनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट एंड डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, मेरे से बोलेंगे डिससैटिस्फैक्शन। देखिए डिस लग गया, यानी नेगेटिव वर्ड है, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। डिस को अलग हटे बनेगा तो इल्यूजनमेंट, यानी भ्रम में डालना। ठीक है, किसी को भ्रम में डालना, तो भ्रम में डालना। ठीक है, ना डालना, भ्रम में ना डालना, यानी भंग कर देना उसको, पूरी तरीके से भ्रम में नहीं डालना। ठीक है ना। नेक्स्ट है डिसअपॉइंट, तो डिस को छोड़ देंगे, अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट यानी डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में गलत कहना, किसी को गलत राह दिखा देना, डिसअपॉइंट कर देना। ठीक है, यानी किसी को बुरा फील करा देना। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब जी कोई सेटिस्फाई ना हो, ठीक है, किसी को सेटिस्फैक्शन ना कराना, प्रोवाइड कराना। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, और एंटोनिम्स आपके सामने ये रहे। ठीक है, तो इसका मैंने एक ही एंटोनिम्स लिखा है, आइडियलिज्म, यानी इसका मतलब होता है आदर्शवाद। क्या होता है? आदर्शवाद, यानी जो आदर्शों पे चलता है। ठीक है, जो आदर्शों पे चलता है वो कभी भंग हो सकता है क्या? अगर आप अपने माता पिता के आदर्शों पे चलेंगे तो क्या आप भंग होंगे? क्या आप कभी अपने रास्ते से या अपने एम से भटकेंगे? नहीं भटक सकते। ठीक है, तो यानी आपका माँ बाप का साथ होना बहुत जरूरी है। तो आपको आइडलिज्म होना चाहिए, किसके प्रति? अपने माता पिता के प्रति। किसी के प्रति मत हो, अपने माता पिता के प्रति जरूर जरूर आइडलिज्म होना चाहिए, आदर्शवादी बनना चाहिए। ठीक है, जैसा माता पिता कहें, जैसे अगर आपके माता पिता कहते हैं ऐसा मत करो, तो आपको नहीं करना चाहिए। क्या पता वो आपके लिए सही सोचते हैं, और क्या पता आपको उससे कुछ नुकसान हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी, ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। तो द ग्रोइंग डिसइंटेंचेंट डिसइंचेंटमेंट, ठीक है, द ग्रोइंग डिसइंचेंटमेंट विथ द लीडरशिप, यानी जो नेता है, ठीक है, नेता है, वो महाभंग हो रहा है, महाभंग ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी वो लोगों को डिसअपॉइंट ज्यादा कर रहा है। ठीक है, जो पहले रिस्पेक्ट करता था, आज नेता वही वही नेता हमारे अधिकार छीन रहा है। ठीक है, हमारे उसके जो हमारी फीलिंग के साथ डिसअपॉइंट, हमारी फीलिंग को डिसअपॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड का मतलब था, यानी इस एग्जाम्पल का मतलब, यानी इस एग्जाम्पल में हमने किस तरीके से इस वर्ड को यूज करा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। अपने वोकेबलरी वाले पार्ट को हम खत्म कर चुके हैं, यानी फिनिश कर चुके हैं। अब हमारा जो पार्ट आने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे अपना OWS, जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला वन वर्ड आपके सामने क्या आएगा। तो सबसे पहला जो वन वर्ड है आपके सामने लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट। क्या लिखा है? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। ठीक है, क्या होता है? हस्त लिपि। हस्तलिपि इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी हस्तलिपि हिंदी में इसका मतलब होता है, यानी हाथ से लिखी हुई लिपि, हाथ से लिखी हुई लैंग्वेज ही क्या कहलाती है? हस्तलिपि कहलाती है। ठीक है, इसके इंग्लिश मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो इंग्लिश मीनिंग आपके सामने ये रहा। अ पेपर, अ पेपर रिटन बाय हैंड, कोई भी पेपर है हैंड द्वारा लिखा गया है, उसको ही मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने ये रहा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल। दिस इज द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दैट टाइम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी उस समय की जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उस समय की ये मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट OWS की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो नेक्स्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने ये रहा, जो कि है एक्वेटिक।
जो कि है एक्वेटिक। ठीक है, क्या है एक्वेटिक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब बहुत आसान होता है, एक्वेटिक का मतलब बहुत आसान होता है जलीय। ठीक है, क्या होता है जलीय। ठीक है, क्या होता है जलीय। ठीक है, चलिए इसके एक बार हिंदी मीनिंग को और समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीनिंग होता है एनिमल्स लिविंग इन वाटर। जो भी एनिमल्स होते हैं जो वाटर में लिव करते हैं, वाटर में रहते हैं, उन्हीं को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी वर्ड आपको समझ में हो। ये सारे वर्ड्स जो हैं आसान थे। ठीक है, जो हमारे जो समझने वाला जो मुश्किल वाला पार्ट होता है वो वोकैबुलरी वाला पार्ट होता है। आगे का पार्ट इतना आसान होता है ना कि उसे आप भूल कर भी नहीं भूल सकते, है ना, भूल कर भी नहीं भूल सकते हैं। चलिए, तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए स्टारफिश, वेल, स्टारफिश और वेल। ठीक है, स्टारफिश और वेल जो भी है और जो भी एटसेट्रा है, दीज आर द एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, ये सारे क्या है एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, ये सारे जलीय जीव हैं। क्या है जलीय जीव। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। तो नेक्स्ट चीज हम जो डिस्कस करते हैं आपको पता है वो है मिस स्पेल्ट वर्ड। आपके सामने ये रहे मिस स्पेल्ट वर्ड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फॉर यू। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो वर्ड आपके सामने लिखो अननेसेसरी लिखा हुआ है, तो यू हैव 5 सेकेंड्स, यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो योर टाइम्स अप। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे इस वर्ड्स को पढ़ लिया होगा और गलत शब्द को, गलत वर्ड को, रॉन्ग वर्ड को एलिमिनेट करने की कोशिश की होगी। क्योंकि मैं हर सेशन में आपको बताता हूँ कि अगर आपको मिस स्पेल्ट वर्ड यानी जो स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन्हें ठीक करना है, तो आपको हर एक चीज को, हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लेते हैं तो आपका आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका मतलब होगा। ठीक है, तो देखिए अननेसेसरी। ठीक है, अननेसेसरी यानी अन तो सबके सामने है, फिर हमें नेसेसरी को देखना है। तो एन ई डबल सी ई डबल एस, एन ई डबल सी ई डबल एस ए आर वाई। ठीक है, क्या होता है अननेसेसरी। ठीक है, अननेसेसरी, अन एन ई डबल सी, हमें डबल सी चाहिए। देखिए अन तो सब में है। ठीक है, अन तो सब में है, तो इसमें डबल सी नहीं है। ठीक है, इसमें भी डबल सी नहीं है, इसमें ट्रिपल एस आ गया। ठीक है, अननेसेसरी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखते हैं अननेसेसरी। तो देखो ये भी गलत हो गया। आप कहोगे सारे गलत हो गए, जी नहीं, सारे गलत नहीं हुए हैं। ठीक है, सारे गलत नहीं हुए हैं। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। तो हमारा ये तो गलत हो गया। ठीक है, अननेसेसरी, अननेसेसरी ये भी तीन सेंस नहीं आते, ये भी गलत हो गया। अननेसेसरी तो यू आर वाई नहीं आता, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही बचा, हमारा ऑप्शन बचा ए इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ए इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ए इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अननेसेसरी, अन यू एन एन ई डबल एन ई सी। ठीक है, सी डबल सी, तो ये भी गलत है। ठीक है, इसमें ये भी गलत है। तो राइट स्पेलिंग क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए राइट स्पेलिंग ये भी हमारी गलत है, अननेसेसरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, अननेसेसरी। तो देखिए स्पेलिंग जो राइट है वो हमारी थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन नहीं, अननेसेसरी, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है नॉट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है। ठीक है, यानी जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमारे लिए अननेसेसरी हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारे लिए अननेसेसरी हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर होता है। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको फाइंड करना है इसका सही आंसर। लिखा है नॉटिकल, तो यू विल हैव टू फाइंड द राइट वर्ड और राइट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड इन अ 5 सेकंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो उम्मीद करता हूँ आपके 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, और आपने इसका सही आंसर भी ढूंढ लिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका मतलब। तो नॉटिकल की स्पेलिंग क्या होती है, एन ए यू। तो एन ए यू को नो कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो वर्ड्स गलत हो जाते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब बात करते हैं नॉटिकल।
तो CAL कल आता है, तो CLE तो हो नहीं सकता, तो हमारा राइट वर्ड क्या होगा? हमारा राइट वर्ड होगा नॉटिकल। ठीक है, ये हमारा राइट वर्ड होगा। ठीक है, अब नॉटिकल का मतलब क्या होता है? नौ नॉटिकल का मतलब होता है कनेक्टेड विद शिप्स। ठीक है, शी, ठीक है, शिप्स। ठीक है, किससे? शिप से। जो शिप से कनेक्टेड होते हैं वो नॉटिकल कहलाते हैं। कैसे होते हैं? नॉटिकल कहलाते हैं। ठीक है, कनेक्टेड विद शिप्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड को। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम क्या देखते हैं। तो सबको पता है हम क्या देखने वाले हैं, हम ईडियम्स ऑन फ्रेजेस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, वो फ्रेज है हमारी हार्ड नट टू क्रैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड नट टू क्रैक? हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, यानी जो हमारे लिए कठिन टास्क होता है। ठीक है, इसका हम निकाल सकते हैं, इसका अगर हम हिंदी मीनिंग निकालना चाहें तो इसका हिंदी मीनिंग निकल सकता है कठिन टास्क। ठीक है, कठिन काम या फिर कह सकते हो। ठीक है, कठिन काम। ठीक है, तो देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, उसके एग्जाम्पल को भी समझेंगे। तो देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग आपके सामने ये रहा। तो लिखा हुआ है मैंने इसका इंग्लिश मीनिंग, तो देखते हैं क्या होता है। डिफिकल्ट टास्क और अ टफ चैलेंज, यानी जो चैलेंज है वो टफ है, जो टास्क है वो डिफिकल्ट है, कठिन है। ठीक है, तो हार्ड नट टू क्रैक। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से क्या होगा इसका एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो जीएस सेक्शन यानी जनरल साइंस वाला सेक्शन जो होता है, इज अ हार्ड नट टू क्रैक इन द एग्जाम। यानी एग्जाम में हार्ड नट टू क्रैक है, यानी डिफिकल्ट टास्क है उसे पूरा का पूरा सही करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में और देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, अ वाइल्ड गूज चेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वाइल्ड गूज चेज? वाइल्ड गूज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यानी जो भी हमने करा वो निरर्थक था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं निरर्थक प्रयास। ठीक है, इसका हिंदी में निकलते हैं निरर्थक प्रयास। ठीक है, निरर्थक प्रयास इसका सही मीनिंग निकल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग इज दिस, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर या फिर अनप्रॉफिटेबल सर्च। जो भी आपने सर्च करा, ठीक है, जो भी आपने एडवेंचर करा वो एक तो अनप्रॉफिटेबल था, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, निरर्थक हो गए। और जो आपने खोज करी वो भी अनप्रॉफिटेबल, इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, यानी निरर्थक प्रयास करना ही क्या कहलाता है? अ वाइल्ड गूस चेज। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक बार इसे, और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, टू फॉलो द टाइगर इन द फॉरेस्ट। टू फॉलो द टाइगर इन द फॉरेस्ट दैट वाज अ वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, दैट वाज अ वाइल्ड गूस चेज, यानी देखिए ये है टाइगर, मान के चलिए टाइगर है, ये है आप। ठीक है, आप इसके पीछे भाग रहे हैं। आपको पता है ये टाइगर जो है इसकी जो स्पीड है वो है फास्ट। कैसी है? फास्ट। ठीक है, आप कितना भी तेज दौड़ लें इसे नहीं हरा सकते, यानी इसे नहीं पकड़ सकते। तो यानी आपका जो इसे पकड़ने का जो क्या था, मोटिव था, एम था, वो निरर्थक था, क्योंकि आप उसे नहीं कर सकते। तो दैट इज फॉर यू अ वाइल्ड गूज चेस। ठीक है, यानी निरर्थक प्रयास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा और बढ़िया तरीके से आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा। इसमें से कुछ आपको आता भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ चीजें आपने इसके अंदर सीखी होंगी। ठीक है, उम्मीद, और कुछ स्टूडेंट्स या कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनने पूरा का पूरा सेशन नया सीखा होगा, यानी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहा होगा। और ये सारे के सेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा कह रहा हूँ, इन सेशंस को बिल्कुल ना छोड़िएगा। ठीक है, यानी ये जो सेशंस हैं इंपॉर्टेंट हैं वोकेबलरी से रिलेटेड। अब आपको आने वाले समय में यानी इसी चैनल पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैनल को तो फॉलो करके रखिएगा। यानी अगर आपने इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिसको नहीं जुड़ा है उसे जुड़वा दीजिए। रीजन है क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो ये आपका ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत मदद करेगा। ठीक है, बहुत जितने हद तक हो सकता है ये चैनल आपके लिए मदद करेगा और आपके लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
अगर कोई भी एनी डाउट आपके मन में रह गया हो या कोई भी सजेशंस आप मुझे देना चाहते हो, कोई भी बात आप मुझसे करना चाहते हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के द्वारा आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि ये चैनल आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है और बढ़िया तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही। और अगर मैं बात करूं इस पीडीएफ की, तो जो भी पीडीएफ यानी जो भी वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं, जितना भी इस सेशन में हमने देखा है, उस सब की पीडीएफ आपको मेरे इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इसे डाउनलोड करके इसे याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट, आपको पता है क्या करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।